हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे सेल चैप्टर के दो और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, लेकिन यार ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सेल के अंदर और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो हम सभी ने क्लास 9th में पढ़ा है कि प्लांट सेल्स खाना बना पाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। और चाहे प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें, सभी यूकेरियोट्स की बात करें, तो यार हर चीज़ के लिए एनर्जी तो चाहिए। अब ये जो एनर्जी है ये तो भाई क्लोरोप्लास्ट में बनती है, ये भी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स, तो हम यहाँ पे प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे एंड यहाँ पे डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दोनों को ही साथ में पढ़ना बेहतर है क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। सो चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। सो आज की क्लास में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी विल डिस्कस टू टॉपिक्स। एक सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के बारे में पहले जानते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी बहुत तरीके से हुई, कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। हालांकि बहुत सारे नाम आपके किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एक आधा नाम इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड समझो बेटा। ये माइटो वर्ड होता है थ्रेड लाइक। आगे जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे तो माइटोसिस में भी थ्रेड लाइक, माइटो का वर्ड मतलब थ्रेड लाइक, और कॉन्ड्रिया मतलब कुछ ग्रैन्युलर, सो ये देखा गया कि सेल के अंदर लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स है, यानी ऐसा स्मूथ नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स देखे गए माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि इसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, कई सारे शेप में ये पाए जाते हैं, बट यस इट इज अ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो नाम यहाँ पे आता है दैट इज कोलिकर। कोलिकर ने 1850 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया और ये देखा कि कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर पाया गया है इन द स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ एन इंसेक्ट। नाउ वी ऑल नो कि मसल्स के अंदर एटीपी बनने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और स्ट्रिएटेड मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं। सो इन मसल्स में याद रहे क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे पहले इंसेक्ट के अंदर ये देखा गया, इंसेक्ट के स्ट्रिएटेड मसल्स में ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर की तरह पाए गए ये माइटोकॉन्ड्रिया, बट नाम कोलिकर ने नहीं दिया था। सो इट वाज 1882 जब फ्लेमिंग ने इसको अपने ही जैसा नाम दिया, विच इज फिला। आज जिस नाम से हम इसको बुलाते हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम बेंडा ने दिया। सो बेंडा ने इनको बोला माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन उसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक बड़े ही पर्टिकुलर स्टेन से स्टेन हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास सेल है और अगर मैं कोई स्टेन डालती हूँ तो मेरा सेल क्या होता है, स्टेन हो जाता है। आप उसको इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। लेकिन दैट पर्टिकुलर स्टेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करता है, वो नाम बच्चे आपको याद रखना है, दैट इज जेनिस ग्रीन। अगर साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रहे कोई बात नहीं, बट ये याद रखना है कि दिस पर्टिकुलर स्टेन इज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। एक हमने सिल्वर नाइट्रेट पढ़ा था जो गोल्जी बॉडीज के लिए था। सो मिकैलिस ने उसको सबसे पहले स्टेन किया माइटोकॉन्ड्रिया को जेनिस ग्रीन से। अब यार यही पर्टिकुलर इसमें क्यों हो रहा है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे एटीपी बन रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर स्टेन उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से है। मतलब ये स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों काम करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो बाकी ऑर्गेनेलीज में नहीं होते। अब आगे इसको थोड़ा सा पढ़ने से पहले या पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो थोड़ा बहुत क्लास 9th में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया वो चीजें क्या थी। सो पहले यहाँ पे देखिए बेटा, तो जैसे मैंने कहा माइटोज इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्ड्रियन मतलब ग्रैन्युलर, ये फिलामेंटस हो सकता है, ग्रैन्युलर ये रैकेट शेप का हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है, क्लब शेप का, रिंग शेप का, सॉसेज, जिसमें सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल शेप सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है।
आपने सभी बच्चों ने क्लास 9th में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पे लेट अस राइट हियर कि इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए बच्चे, ऑर्गेनिज्म चाहे एक सेल का हो चाहे मल्टी सेलर का हो, अब अगर मैं एक सेल यूकेरियोट्स की बात करती हूँ तो वो भी तो एक सेल सारे फंक्शन कर ही रहा है ना, तो उसको भी तो एनर्जी की जरूरत है। अब मैं अगर मेरी बात करती हूँ, या मेरी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कितने सारे सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह। अभी ये सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से बना है और ये ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज से बना है और टिश्यूज अल्टीमेटली सेल से बने हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सभी क्लास 10th में पढ़ते हो कि कोई भी चीज के लिए फूड इज नेसेसरी, और ये फूड हमको मिलता है, मतलब एनर्जी इज नेसेसरी कोई भी काम करने के लिए, एंड दैट एनर्जी हमको न्यूट्रिशन से मिलती है। तो जैसे हमने खाना पीना खाया, अब हमने खाना खाया तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम में खाना सारा डाइजेस्ट हो जाता है। सो वी ऑल नो कि जो भी हम खाना खाते हैं, लेट्स सपोज वी ईट कार्बोहाइड्रेट, तो हमको पता है कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। हमने खाए प्रोटीन्स, दाल, जो भी जिसमें प्रोटीन होगा, चिकन, वो अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है, अमीनो एसिड में ब्रेक होता है। अगर हमने खाए फैट्स एंड ऑयल, ये अल्टीमेटली डाइजेस्ट होता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। यस और नो? ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी छोटी क्लास में कि यार खाना जो भी खाते हैं अल्टीमेटली इन सारी चीजों में डाइजेस्ट होता है। क्यों होता है डाइजेस्ट? यार अगर मेरा मुंह बर्गर खा रहा है, मेरी बॉडी बर्गर पचा रही है, तो यार इसलिए थोड़ी खा रही हूँ कि मुझे हर सेल में छोटे छोटे बर्गर भेजने हैं, ऐसा थोड़ी होता है। हर सेल में मुझे वो चीजें भेजनी है जो सिंपलेस्ट हो, तभी हमारी पूरी बॉडी के अंदर ये खाना डाइजेस्ट होता है। और ये सारी सिंपल चीजें फिर ब्लड के थ्रू पहुंचाई जाती है टू ईच एंड एवरी सेल। ये चीज हर एक सेल में पहुंचाई जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी सिर्फ खाने से नहीं मिलती, एनर्जी इनके ब्रेकडाउन से मिलती है। ये सारी चीज जब पहुंच गई, देन बेटा इन चीजों की होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोल दो या बर्निंग बोल दो, कंबशन बोल दो। बर्निंग तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ना। तो किसकी बर्निंग हो रही है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स, इनके बर्निंग करके एटीपी प्रोड्यूस करता है। सो व्हाट इज एटीपी? इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मेन कॉन्सेप्ट समझिए बेटा, ये यहाँ पे ये चीज प्रोड्यूस करता है। तो जो भी हमने खाना खाया, खाने को सिंपलेस्ट फॉर्म में डाइजेस्ट किया, दैट इज ऑल बिकॉज ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लेके जाएगा, फिर ब्लड तो ऑक्सीजन भी पहुंचा रहा है हर सेल में, ब्लड हर सेल में ये सारी चीजें पहुंचा देगा। अब जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ब्लड बेटा उस ऑक्सीजन को हर सेल में लेकर के जाएगा। ये ऑक्सीजन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन इन सभी का ब्रेकडाउन करती है, और उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं, और एनर्जी जो है यानी कि एटीपी, जो भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी स्टोर भी तो रहनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है हर बार बैटरी है, कोई बैटरी पे चल रहे हैं कि डाउन हो गए, बैटरी डाली फिर हम ठीक हो गए, नहीं यार, हमारी बॉडी में एनर्जी बनती रहती है कांस्टेंट, और स्टोर भी होती रहती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एडिनोसिन, एडिनाइन शुगर, और उसमें 3 फॉस्फेट है आपके। तो ये जब आप फॉस्फेट को तोड़ते हो ना, जब इन बॉन्ड्स को तोड़ते हो तो इट इज लाइक दिस। ये है मेरे पास ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है। जब आप इसको तोड़ते हो तो मान लो जब आप इसको तोड़ोगे तो ये एडीपी बन जाएगा, और एक फॉस्फेट तुम्हारा अलग हो जाएगा। हर बार जब एक फॉस्फेट आप तोड़ते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। तो कभी भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो, हमारी बॉडी इन एटीपी को तोड़ती है, इन बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होती है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये एटीपी कहाँ बन रहा है? इट इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड। अब जब मैं कह रही थी हमारे हर सेल में ये चीजें पहुंचती है, तो हर सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया है जहां पे फाइनली इसका ब्रेकडाउन होगा। कुछ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है,
थोड़ा सा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, लेकिन फाइनली जो लास्ट एटीपी का प्रोडक्शन होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब ये चीज हम रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम कौन सी चीज पहले इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो एक सेल होता है सबसे पहले वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तब अमीनो एसिड का इस्तेमाल करेगा, पहले फैट्स का फिर अमीनो एसिड का इस्तेमाल करेगा। इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस होता है, कार्ब्स, फैट्स, देन लास्ट में वो अमीनो एसिड को तोड़ता है। बट ये चीज हमें यहाँ पे नहीं पढ़नी। सो अब देखेंगे बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनती है तो जिस जिस तरीके के सेल्स को ऐसा काम करना होता है जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उन सेल्स में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सो इट इज प्रेजेंट वेयर मोर एटीपी इज रिक्वायर्ड, लाइक जर्मिनेटिंग सीड। एक डोरमेंट सीड, डोरमेंट मतलब जो सीड डोरमेंट है, मतलब अभी ये जर्मिनेट नहीं करेगा, अभी ये खिलेगा नहीं, इसमें से रेडिकल रूट और रेडिकल और प्लूम्यूल नहीं निकलेगा। जर्मिनेटिंग सीड जिसमें से रेडिकल प्लूम्यूल निकलेगा, इसमें ज्यादा होते हैं। सिमिलरली स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल क्या होता है? स्पर्म इज द मेल गैमीट, इसको मूव करना होता है फीमेल के पास, फीमेल की गैमीट के पास, तो इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एनिमल्स क्योंकि ज्यादा एनर्जी हमको चाहिए होती है, देखिए प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन हम एनिमल्स को वी नीड टू लुक फॉर फूड, वी नीड टू सर्च फूड, और हम उसको खाते हैं, तोड़ते हैं, एनर्जी बनाते हैं। तो इसीलिए बेटा एनिमल्स की सेल्स में कंपैरेटिवली ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सार्कोसोम्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया वो हैं जो मसल सेल्स में पाए जाते हैं। सो मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को सिंपली सार्कोसोम्स कहा जाता है। दीज आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। अब ये यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया जब इतना ज्यादा मेहनत वाला काम, इतना जिम्मेदारी वाला काम कर रहा है, तो ये तुमको क्या लगता है ये किसी पे डिपेंडेंट होगा? नहीं, ये भाई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। सबसे पहले तो मेरी यहाँ पे एक बात समझो कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है, इसके पास 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। अब इसके पास अपना खुद का डीएनए, इट्स ओन स्मॉल सर्कुलर डीएनए, अपने खुद के राइबोसोम्स, इट्स ओन राइबोसोम, इसके पास अपने खुद के आरएनए, ऐसा होता है भाई। ये सेल, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के पास ही सारी इंफॉर्मेशन है, डीएनए के पास ही ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल एक सेल से 2 सेल कब होगा, या कौन से ऑर्गेनेलीज को ज्यादा बनाना है, कम बनाना है। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम खुद करता है, ये अपने आप डिवाइड हो सकता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। अब ये अपने आप डिवाइड हो सकता है तो इसमें कुछ तो इसमें खास बात होगी। ये बेटा अपना खुद का डीएनए रखता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूक्लियर डीएनए। इसको, और ये कैसा होता है? ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोट जैसा डीएनए होता है, सिंपल सर्कुलर स्मॉल सर्कुलर डीएनए। इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और ये राइबोसोम 70s राइबोसोम्स होते हैं विच इज लाइक प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की तरह इनके 70s राइबोसोम्स होते हैं, और इनके पास अपना खुद का आरएनए होता है। सो डेफिनेटली बेटा ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं, ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं। क्यों? प्रोटीन्स क्या है? एंजाइम्स भी प्रोटीन्स ही हैं। तो भाई इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इनकी बॉडी में, तो उन सब की एंजाइम की टेंशन भी इसको खुद ही लेनी पड़ेगी, तो वो सारे एंजाइम्स ये खुद ही बना लेता है अपनी बॉडी में। That is why these are known as semi-autonomous organelle. चलिए, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ पे ऑक्सीजन आती है, यहाँ पे एनर्जी बनती है और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर के आता है और फाइनली हम उसको एक्सेल करते हैं। सो रेस्पिरेशन अगर देखा जाए, देखिए बेटा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, सिर्फ लंग्स और नोज वाला पार्ट। लेकिन हर सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस। सो ये जब यहीं पे हो रही है रेस्पिरेशन, सो इट इज अ साइट ऑफ
एरोबिक रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल। ठीक है, इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये जो मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीजों से आपका ATP वगैरह बनता है, ये प्रोसेस क्रेब्स साइकिल होता है। सो ये हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें सिर्फ क्रेब्स साइकिल नहीं होता, देयर आर 2-3 थिंग्स। पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, फिर एक लिंक रिएक्शन होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होती है। लेकिन ये हमको अभी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, अभी केवल इतना समझो उसी क्रेब्स साइकिल में ATP बन रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। सो दैट थिंग्स टेकिंग प्लेस हियर, उसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा जब आप आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगी, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेटा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुछ तो उसकी जरूरत है, कुछ तो उसका काम है, डेफिनेटली वो हम आगे देखेंगे क्यों होता है। सो इन्हीं सब ये जब जो ATP ये सब बनता है, इन्हीं ATP में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी होती है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से ही कहीं ना कहीं ATP की प्रोडक्शन होती है। वी विल सी रेस्पिरेशन चैप्टर में कैसे होता है, बट दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस हियर। अब ये कहाँ पे होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्रेब्स साइकिल बेटा इसके मैट्रिक्स में होता है। अभी मैट्रिक्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्पेस होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, उसके अलावा फॉस्फोराइलेशन, तो इन सभी में प्रोसेस में क्या हो रहा है, ATP बन रहा है। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब यही होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, तभी बेटा ATP बनता है। तो ये भी यहीं पे होता है। ये मेरी कुछ बेसिक चीजें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है। एक बार बेटा ये वाला देखिए पार्ट। सो ये मैं पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखे, डायरेक्ट आई हैव टेकन दी NCERT, क्योंकि यहाँ पे इतना साइज वगैरह कई बार इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो कि सॉसेज शेप का होता है। ये हमने देखा सिलेंड्रिकल, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। देन यहाँ पे जो इसका डायमीटर होता है दैट इज 0.2 एवरेज डायमीटर। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अभी हम स्ट्रक्चर में आगे पढ़ाऊंगी, बाकी चीजें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। एक लाइन यहाँ पे देखेंगे, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। वही फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन ये सारी चीजें हो रही है, तो जितनी बॉडी में जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतना नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है। एंड नाउ लेट अस मेक द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और एक और मेम्ब्रेन होगी इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, इस तरीके से फोल्डेड होती है ये, लाइक दिस। ये अंदर वाली मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड है। सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो फोल्ड्स हैं इसको हम क्रिस्टे कहते हैं बच्चों। अब अंदर वाला जो पूरा पार्ट है, खाली पार्ट, दैट इज द मैट्रिक्स। अब मैंने आपसे क्या कहा कि इसके पास अपना खुद का डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। इसके पास इसके खुद के 70S राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास इसका खुद का RNA होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके खुद के अपने पास होती है। अब यहाँ पे समझिए इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस। अब इसको ऐसे याद करना है, जैसे बेटा एक सेल होता है ना, तो अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में 2 बाउंड्रीज है,
एक तो बाहर वाली जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, अंदर वाली जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हालांकि एनिमल सेल के अंदर नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। आपने क्या पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वहां पे इट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, चीजें आसानी से अंदर बाहर जा सकती हैं। लेकिन आपने अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा था सेमी परमिएबल, ये कुछ ही चीजों को अलाउ करती है और इसमें काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं। इन्हीं 2 पॉइंट से यहाँ पर आपको डिफरेंस याद रखना है। अक्सर आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, बट डोंट वरी, आई विल टीच यू हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। आउटर मेम्ब्रेन बेटा सबसे पहले यहाँ पे थोड़े से लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, तो रेशो क्या है यहाँ पे 60:40, ठीक है, इस तरीके का रेशो होता है। मतलब ऑब्वियसली प्रोटीन ज्यादा होते हैं, बट एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा होते हैं। तो अगर मैं इनर मेम्ब्रेन की बात करूंगी तो इसमें मोर प्रोटीन्स होती है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे रेशो होता है 80:20, सो 20 इज द लिपिड एंड 80 इज द प्रोटीन। अब ये एक्चुअली में बाहर की मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं है, तो मेम्ब्रेन ही, तो लिपिड प्रोटीन होगा। सो बाहर बेटा 40% आपका लिपिड और 60 आपके प्रोटीन्स। सो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी एक्चुअली अंदर वाली मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। अब जब सेमी परमिएबल होगी तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगी और यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होगी, ठीक है। कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी होंगे यहाँ पे जो अलाउ करेंगे। अब ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, बच्चे प्लीज कंफ्यूज मत होना, चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स चीजें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। अब अगर यहाँ पे एटीपी की आवश्यकता होगी तो उनको पंप प्रोटीन्स कहा जाएगा, तो उनको पंप प्रोटीन्स कहा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल देखे गए हैं विच इज कार्डियोलिपिन्स देखे गए हैं। तो ये सारी चीजें क्योंकि ज्यादा प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं, इसीलिए 80% आपका 80 रेशो में आपका इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं। अब अगर मैं आउटर की बात करूं, यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन होता है, यानी ये चीजों को आराम से पास कर रही है। यहाँ पे पोरिन्स होते हैं बेटा। अब ये फिर से कंफ्यूज मत होना, पोरिन्स, चैनल प्रोटीन्स, पंप, ये क्या है बच्चे। मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में पढ़ाया था कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, कुछ एकदम गड़े हुए प्रोटीन्स हैं, कुछ ऊपर ऊपर के प्रोटीन्स हैं। जो भी चीजें सेल मेम्ब्रेन में होती है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो रही है, सो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स भी वो सेल मेम्ब्रेन में ही होते हैं। या मैं बोलूं चाहे कोई एक फैसिलिटेड प्रोटीन है, फैसिलिटेड प्रोटीन हमने क्या देखा था कि मान लो एक चीज को यहाँ से यहाँ आना है, लेकिन वो लिपिड वाले मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता, तो ये उसको अलाउ करेगा अपने थ्रू पार्टिसिपेट करने में। अब अगर ये बिल्कुल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है तो ये पैसिव हो जाती है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब अगर यहाँ पे एटीपी का खर्च हो रहा है तब इसको पंप प्रोटीन्स कह देते हैं। पोर्स क्या होते हैं, पोरिन्स कब बोलते हैं, जब ऐसे ही नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब वो जो प्रोटीन्स उन्होंने ऐसा पोर जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि चीजें आसानी से वहां पे बाहर चली गई। सिर्फ मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि जब भी आप पोरिन्स का वर्ड देखें तो आपको आउटर मेम्ब्रेन से उसको रिलेट करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कोई कार्डियोलिपिन्स वगैरह नहीं होते और इस तरीके से यहाँ पे चीजें ट्रांसपोर्ट होती है ना। अब मैंने आपको एडिशनल चीजें क्या बताई बेटा कि अंदर यहाँ पे इसके क्रेब्स साइकिल होती है और इसकी इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, मान लीजिए ऐसे कुछ प्रोटीन्स हैं, है ना, तो ये आपस में क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो प्रोटीन्स कौन से होंगे, वो भी इनर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स ही होंगे। भाई ये मेम्ब्रेन ही तो है, हर मेम्ब्रेन, जब भी मैं वर्ड बोलती हूँ मेम्ब्रेन, चाहे सेल मेम्ब्रेन चाहे किसी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन, इट मीन्स इट इज अ बायोलिपिड स्ट्रक्चर। लिपोप्रोटीन बायोलिपिड लेयर ही है वो, इसका मतलब वही होता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो उन्हीं प्रोटीन्स में ही हो रहा है जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स है। अब इसका क्या रोल है, ये ईटीपी बनाने में मदद करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोटीन से ऐसे पास जाते हैं
और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही पकड़ता है। और क्यों हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन्स की भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो मीनवाइल यहाँ से प्रोटॉन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला मेरा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स एक्चुअली इधर बनाते हैं, ये प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में पहुंचते हैं। तो जब भी ये प्रोटॉन्स का मैट्रिक्स में मूवमेंट होता है ना बेटा, ये एनर्जी एटीपी बनाने में यूज होती है। अब इसका सार हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल चीजों में शब्दों, एटीपी क्या है? इट इज एनर्जी। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह में दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। अगर मैंने ये पकड़ा और फेंक दिया तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है। सो ये प्रोटॉन्स जो हैं H+ आयंस, ये इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, यही एनर्जी एटीपी बनाने में इस्तेमाल होती है, केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाती है। सो ये प्रोटॉन ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कहाँ से आते हैं? बाहर वाली मेम्ब्रेन से आते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? अंदर वाली मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसको भी लिख देते हैं। सो दिस इज द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। सो ये कुछ ऐसा होता है कि आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और एटीपी की प्रोडक्शन के लिए ये चेन इंपॉर्टेंट है। एटीपी की फॉर्मेशन ये अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि बेटा यहाँ पे ऐसे स्पेस से मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स पहुंचते हैं थ्रू दीज इनर मेम्ब्रेन। इसकी एनर्जी एटीपी को बनाने में इस्तेमाल होती है, और इसी एटीपी की फॉर्मेशन को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स के अंदर होती है। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये एटीपी की फॉर्मेशन इनर मेम्ब्रेन से पास होते हुए प्रोटॉन्स की वजह से होती है। कुछ तो यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट होगा। अंदर की मेम्ब्रेन में बेटा इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं ऑक्सीजोम्स। अब ये कुछ ऐसे हैं, मान लो ये मेम्ब्रेन है, तो ये गड़ा होता है नीचे और ऊपर इस तरीके से, नीचे वाला F0 पार्टिकल, ऊपर वाला F1 पार्टिकल्स। यहां से ऐसे जब H+ आयंस आते हैं तो ये एनर्जी एटीपी बनाने में इस्तेमाल होती है। सो एक तरीके से ये एटीपेज का काम कर रहा है, ऐसा एंजाइम जो एटीपी बनाए। दोबारा से समझा रही हूं, इधर देखिए, ये यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके के, नीचे वाला F0, बाहर वाला F1। F1 वाला पार्टिकल बाहर है, ये फेस कर रहा है मैट्रिक्स को। F0 गड़ा हुआ है इनर मेम्ब्रेन में, ये क्रिस्टे में प्रेजेंट है। क्रिस्टे आर दी फोल्ड्स। तो क्रिस्टे क्यों ऐसे फोल्ड्स हैं? क्योंकि ये क्रिस्टे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा ऑक्सीजोम्स हो। इन ऑक्सीजोम्स में ही एटीपी की फॉर्मेशन होती है। सो कुल मिलाकर के आपको कोई क्वेश्चन आता है कि क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फॉस्फोराइलेशन, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे रिलेटेड है? सो याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल कहते हैं, नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। नंबर 2, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो जो साइकिल है, वो क्रेब्स साइकिल जो है, वो आपकी मैट्रिक्स में होती है। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन कैरिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये आपके इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन में, इसी इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजोम्स हैं, जिसकी मदद से एटीपी बनता है। इसी को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब ये डिटेल्स हम आगे रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। एक और बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये यहाँ पे सभी चीजें, राइबोसोम्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन सब दे रखा है। अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा
कि write the differences between outer membrane and the inner membrane. So how you will write? Outer membrane बेटा स्मूथ होती है, क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटीन्स नहीं है ना अलग से. इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजोम्स हैं, तो वो इतनी स्मूथ नहीं है. आउटर में पोरेंस होते हैं, ठीक है. पोरेंस कैसे हैं? प्रोटीन लाइन चैनल्स. तो मान लो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन ने, दीज आर बहुत सारे, मान लो ऐसा बहुत सारा प्रोटीन होगा और इसने ऐसा पोर बना दिया और चीजें यहाँ से पास कर जाएंगी. अंदर कैरियर और दूसरे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं. बाहर क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं हो रही तो एंजाइम्स यहाँ पे कम है. अंदर इनर मेम्ब्रेन में तो बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे एंजाइम्स ज्यादा होंगे. फोल्डिंग्स कोई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अंदर वाली फोल्डेड है. किस तरीके से फोल्डेड है? ये आपके क्रिस्टे में फोल्डेड है. प्रोटीन कोल्ड इज रफली इक्वल टू दैट ऑफ द लिपिड्स. प्रोटीन का जो अमाउंट है वो इक्वल है, 60-40 के आसपास, रफली इक्वल. लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा है, 80-20 है. कोलेस्ट्रॉल, अदर लिपिड्स आर प्रेजेंट, कार्डियोलिपिन एब्सेंट है. यहाँ पे कार्डियोलिपिन प्रेजेंट है जो कि इनपरमिएबिलिटी में करता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है. ये ज्यादातर परमिएबल है, लेकिन ये सिलेक्टिवली परमिएबल है. डन. सो ये यहाँ पे मेरा खत्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया. एक बार उन्हीं फंक्शंस को दोबारा से देख लेते हैं. सो एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होती है, जिसके अंदर क्रेब्स साइकिल होगा और एक और प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस. लेकिन हम यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे ग्लाइकोलिसिस? क्योंकि ये वाला प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है. पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन होता है. एनर्जी बन रही है बेटा, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है. एनर्जी एंड हीट ही तो प्रोड्यूस हो रही है, तो थर्मोजेनेसिस हो रहा है यहाँ पे, हीट की प्रोडक्शन. इंटरमीडिएट फॉर बायोकेमिकल्स. क्रेब्स साइकिल में बहुत सारी चीजें इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं. जैसे बहुत सारी चीजें जो बनेंगी यहाँ पे बीच बीच में, वो क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, स्टेरॉइड्स, अल्कलॉइड्स, ये सब बनाने में मदद करेगा. मैटरनल इनहेरिटेंस. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसको हम mtDNA भी लिखते हैं. ये बच्चे मैटरनल इनहेरिटेंस दिखाता है. मतलब मेरी जो मम्मी का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, वो मेरा भी माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वही है. मेरी मम्मी का माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए उनकी मम्मी के माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जैसा, उनकी मम्मी का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए उनकी मम्मी की माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए. इवन पापा का, या पापा का भी जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होगा वो उनकी मम्मी के माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जैसा होगा. सो मदर टू ऑफस्प्रिंग माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए पास होता है. नाउ विद दिस थिंग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश होता है. अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज प्लास्टिड्स. नाउ व्हाट आर प्लास्टिड्स? सबसे पहले ये चीज समझिए कि प्लास्टिड्स बेटा इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ये एनिमल सेल्स में नहीं होता और ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है. ये भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है. अक्सर बच्चों को लगता है कि केवल क्लोरोप्लास्ट ही होता है, नहीं, सभी के सभी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है. प्लास्टिड्स बेटा मेनली 3 तरीके के होते हैं. छोटी क्लास में पढ़ा था, एक क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट और एक आपका ल्यूकोप्लास्ट. इनका नाम इनके फंक्शन से रिलेटेड है. जैसे क्रोमा जो वर्ड होता है वो कलर से रिलेटेड होता है, तो ये कलर इम्पार्ट करते हैं. इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कलरफुल प्लास्टिड्स है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पिगमेंट होते हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन कलर का पिगमेंट ही होता है कि ये ग्रीन कलर ही देगा, नहीं, दूसरे भी होते हैं, बट क्लोरोफिल काफी ज्यादा होता है, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट है. और ये क्लोरोफिल किस में मदद करता है? फोटोसिंथेसिस. अगेन बच्चे, और भी पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं, लेकिन क्लोरोफिल A, B, C, D और भी होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे मेन पिगमेंट होता है. ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको व्हाइट कलरलेस प्लास्टिड ये होते हैं. कभी कभी आप ऐसा वर्ड देखोगे जिसमें प्रोटोप्लास्टिड लिखा होगा, प्रोप्लास्टिड लिखा होगा, तो इसका मतलब वो इनिशियल प्लास्टिड जो बाद में इस फॉर्म में चेंज हो चुका है. अच्छा, अगर कभी हम इन क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को डार्क में रख देंगे तो इनका पिगमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा,
सो ये एटियोप्लास्ट बन जाएगा, इट हैज एब्सोल्युटली नो कलर। बाकी अमाइलो, इलाइयो, प्रोटियोप्लास्ट ये ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं। तो अब हम एक एक करके सभी प्लास्टिड्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टडी करते हैं ल्यूकोप्लास्ट ही। ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम होता है स्टोरेज का। सो दीज आर दी कलरलेस प्लास्टिड जो कि स्टोरेज का काम करता है। अब ये तीन तरीके के हो सकते हैं। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो वर्ड स्टार्च से रिलेटेड आता है, तो उसमें बेटा स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरॉन लेयर, इट इज रिलेटेड टू प्रोटीन, इसी को हम प्रोटियोप्लास्ट भी कह देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोटीनोप्लास्ट लिखा है, इट इज सेम थिंग, इट इज द सेम थिंग, प्रोटीनोप्लास्ट। सो यहाँ पे प्रोटीन की स्टोरेज होती है, ठीक है। इलाइयोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट, यहाँ पे फैट्स की स्टोरेज होती है, फैट्स, लिपिड, सेम थिंग, ठीक है, इनकी स्टोरेज होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि इनकी स्टोरेज कैसी होती है, मतलब ये उसके हिसाब से प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ पल्सेस हैं, दालें हैं, उनमें प्रोटीन होता है, तो यानी बेटा उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, या अगर कोई भी आपका ग्रेन है तो उसके अंदर आपके पास एल्यूरोप्लास्ट प्रेजेंट है, या मैं बोलूँ उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मतलब उसमें अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट है। या आलू हो गया, आलू स्टेम है, कोई भी हो, स्टेम हो, रूट हो, कुछ भी हो बेटा, अल्टीमेटली बना तो प्लांट सेल से ही है। तो प्लांट सेल के अंदर अगर आलू है तो आलू के अंदर खूब सारा स्टार्च है, उसका मतलब हर सेल में खूब सारा अमाइलोप्लास्ट है। सिमिलरली अगर कोई सीड है जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है तो वो आपके उसके अंदर ओलियोप्लास्ट होगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट वी हैव इज द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बेटा इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। अब ये पिगमेंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इनका काम होता है कलर इंपार्ट करना। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल बट रेस्ट पिगमेंट्स कलर इंपार्ट करते हैं। तो जैसे अगर कोई फ्रूट का कलर है, या अगर मैं बोलूं कोई फ्लावर का कलर है, कोई वेजिटेबल का कलर है। अब वेजिटेबल तो स्टेम होती है, जिसे स्टेम से बना है तो वो स्टेम, तो उसमें क्लोरोफिल होगा नहीं होगा क्या है, या जो रूट से बना है तो उसमें क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसमें क्या है। बट फ्लावर और फ्रूट के अंदर तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, येलो, ब्लू वगैरह। सो दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अब हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो बेटा स्फेरिकल होता है, ओवल हो सकता है, इट कुड बी स्फेरिकल, बिल्कुल ऐसा सर्कल जैसा, इट कुड बी ओवल, इट कुड बी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, यूलोथ्रिक्स में होता है। इट कुड बी रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पाइरोगायरा में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कप लाइक क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है क्लमाइडोमोनास में। ये क्या है, आपकी एल्गी है बेटा, एल्गी भी तो प्लांट्स ही होते हैं ना। डिस्कॉइड, डिस्क शेप, जो कि ये है हायर प्लांट्स में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब आगे क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेन हमारे क्या ये तीनों के तीनों प्लास्टिड्स इंटरचेंजेबल होते हैं। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी आलू देखा हो, तो आलू को आप कुछ समय रखे रहने दो, जब आलू पुराना हो जाता है आप देखो वो हरा हरा होने लगता है। तो पहले तो वो वाइट था, तो इसका मतलब क्या है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो धीरे धीरे उसके सेल्स के, मतलब आलू के अंदर बहुत सारे प्लांट के सेल्स हैं, हर सेल में ल्यूकोप्लास्ट है, लेकिन वो धीरे धीरे स्टार्च यूज हो रहा है, अब धीरे धीरे उसमें और खाना बनेगा तो उसके अंदर अब पिगमेंट्स बनेंगे, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आलू अब आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होने लगता है। या जैसे टमाटर है, तो टमाटर पहले हरे होते हैं, जब पक जाते हैं तो वो लाल रंग के हो जाते हैं, तो पहले वो क्लोरोप्लास्ट होंगे उसमें ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे उसमें कलर इंपार्ट हुआ तो उसमें क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट बदलता रहा। सो ये तीनों ही प्लास्टिड्स एक दूसरे के फॉर्म में बदलते रहती हैं। आप मुझे कुछ और एग्जांपल्स बताइएगा कमेंट्स में, लेट मी सी तुम कितना सोच सकते हो कि कौन सा किस फॉर्म में चेंज होता है। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं द लास्ट, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो अब यहाँ पे बेटा स्टडी करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसा डिस्कॉइड शेप,
इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होगी, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और बिल्कुल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था वही वाली बातें। कौन सी बातें? कि भाई इसमें भी 60-40 रेशो होगा, यहाँ पे पोरिन्स होगा, ये परमिएबल है। चलिए देन बच्चे इसकी इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। इसमें 80-40 का रेशो होता है। इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं चैनल प्रोटीन्स। ये आपके कैसे होते हैं? सेमी परमिएबल। अब अंदर का जो सारा पार्ट है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कहा था, यहाँ पे स्ट्रोमा कहेंगे। ये भी सेमी ऑटोनॉमस है बच्चे। इसके पास भी इसका खुद का ओन स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। इसके पास भी राइबोसोम्स होते हैं एंड जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स इनके पास 70S राइबोसोम्स होते हैं। इनके पास इसका खुद का आरएनए होता है और इसीलिए ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया, हमारे यहाँ पे मिट गई भाई ये लाइन, कोई बात नहीं, भी बना लेते हैं फिर से। हाँ, तो इनके पास इसका खुद का आरएनए होता है, इसीलिए ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। नाउ अब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेनस सैक्स। अगेन जब जब वर्ड मेम्ब्रेन का आएगा तब तब डबल बाइलिपिड लेयर। तो इसके अंदर ऐसे मेम्ब्रेन, ऐसे कॉइन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इस एक को कहते हैं थाइलाकॉइड। और ये जब थाइलाकॉइड ये ऐसे ग्रुप में है, इस ग्रुप को कहते हैं ग्रेना। थाइलाकॉइड इज दैट सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। ये जब स्टैक्स होते हैं, इनका जो स्टैक है एक के ऊपर एक, इसको कहते हैं ग्रेना। तो ऐसे बहुत सारे, एक ग्रेना यहां। अब आप आगे क्लास 11th में ये भी पढ़ोगे कि किसी किसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट ए ग्रैनल भी होते हैं, बट दैट अभी नहीं पढ़ना। इन्हीं मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन इस तरीके से ऐसे एक्सटेंडेड होती है और ये आपस में ऐसे इंटरकनेक्शंस हैं। इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमिले। स्ट्रोमा लैमिला क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा में है। लैमिले क्यों? क्योंकि लैमिला ये भी मेम्ब्रेन ही है। अब इसका अंदर का पार्ट क्या है? ये थाइलाकॉइड के अंदर का सामान है, तो इसको बोलेंगे थाइलाकॉइड का ल्यूमन। अब क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोफिल थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में है। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है। अब यहां पे होती है फोटोसिंथेसिस, तो खाना बनता है। तो कुछ कुछ यहाँ पे हमको स्टार्च के ग्रैन्यूल्स भी दिखाई देते हैं। और अब इसी फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, यहीं पे इसकी फंक्शन की बात करेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। सो दिस इज द ग्रैनम, दिस इज द लैमेला। ठीक है, स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट है, राइबोसोम्स डीएनए, लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। एक एक को थाइलाकॉइड कहेंगे, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, अंदर का थाइलाकॉइड का लुमेन और बाकी का पार्ट दैट इज द स्ट्रोमा, ये इसका खुद का डीएनए। अब फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्या होती है,
फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब ये फोटोसिंथेसिस जरा याद करो, क्लास 10th में तुम लोग पढ़ करके आई हो, क्या था? फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, splitting of water molecules, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. These 4 steps you read were the photosynthesis. What is photosynthesis? प्लांट बेटा अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट क्या यूज करता है? यूज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक फूड विच इज ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज स्टोर होता है एज स्टार्च। ये ग्लूकोज स्टार्च की तरह स्टोर, मतलब बहुत सारा ग्लूकोज से बनता है स्टार्च। नाउ इस फोटोसिंथेसिस में ये चारों स्टेप्स क्लोरोप्लास्ट में कहां पे होते हैं? फोटोसिंथेसिस 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जिसको कहते हैं लाइट रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसके लिए लाइट जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तुम सब पढ़ चुके हो क्या कि जो लाइट रिएक्शंस हैं, कि जो फोटोसिंथेसिस दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट सनलाइट की एनर्जी यूज करता है एंड द क्लोरोफिल। लेकिन डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है अंधेरे में होता है। इसका मतलब ये है कि इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। तो उसको डार्क कह दिया बस, कि ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। कहने को ये भी दिन में हो सकता है। अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल बच्चे एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जब इस पे एनर्जी आती है, सनलाइट आती है फोटॉन्स की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे हमने पढ़ा था वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, यहाँ पे भी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। करते करते आगे चीजें बनती है, दैट वी विल डिस्कस आगे फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। प्लांट बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये वाटर ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड में आता है। अब हमको पता भी तो होना चाहिए ना ये कहां पे है वाटर आया, तो ये थाइलाकॉइड की ल्यूमेन में आता है। ये वाटर इसी लाइट की वजह से स्प्लिट होता है इनटू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब क्यों भाई? वाटर को स्प्लिट करोगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग होगा। हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को H+ आयन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को E- लिखते हैं। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूं या ऐसे रख दूं तो यार चलो ½ O2 हो गया। वैसे ही चलो बैलेंस कर देते, नहीं तो तुम बोलोगे ½ O2 क्यों लिखा है मैम। तो ये तुम्हारा 2O2, 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन। इट इज द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड जहां पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। और ये बेटा जो H+ आयंस होते हैं ना, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ATP। ये ATP प्रोड्यूस होता है। और ऐसे H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन NADPH भी बनाते हैं। ये दोनों है वो केमिकल एनर्जी। ये दोनों वो केमिकल एनर्जी है। सो जो हम पढ़ते थे ना कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इट मींस दिस। ये लाइट एनर्जी अल्टीमेटली केमिकल एनर्जी बनाने में यूज हो रही है। खाना तो इसी से बनेगा। और जब प्लांट फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो इसी NADPH का H इसको मिलता है और इसकी रिडक्शन होती है C6H12O6 में। तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन होती है और ऐसे खाना बनता है।
क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है, लाइट की जरूरत है, इट फॉल्स इन द लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड में। लेकिन ये जो लास्ट वाला रिएक्शन है, मैं इसको यहां से हटा देती हूँ, नहीं तो तुम इसको लिखोगे, मैं नंबर 4 डाल के वहां लिख रही हूँ। ये जो लास्ट वाला रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया, NADPH ने उसको रिड्यूस किया और बनाया ग्लूकोज, यहाँ पे लाइट की आवश्यकता नहीं है, केमिकल एनर्जी बन गई। ये डार्क रिएक्शन होता है, मतलब लाइट के लिए डिपेंडेंट नहीं है, एंड दिस टेक्स प्लेस इन दी स्ट्रोमा, और इसीलिए स्ट्रोमा में स्टार्च ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बाकी आज जो दोनों चीजें मैंने आपको पढ़ाई, कुछ चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में उन सबको समझेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए। एंड अब बेटा उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे, राइबोसोम्स, देन आपका पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो। सो बाय बाय एंड थैंक यू।